नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। गुड मॉर्निंग, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले घंटों में हम जानेंगे राजनीति का हाल, करेंगे कि खुलेंगे पर्दा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियां देख लेते हैं। सह प्रायोजक हैं। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? एंड्योरा मास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कोरोना संकट पर एक्शन में पीएम मोदी। आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। दिल्ली में कोरोना से मौतों की रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम। बीते 24 घंटे में फिर 121 मौतें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए नई गाइडलाइंस जारी। दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वालों को दिखानी होगी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। पूर्वी कमान के 3 दिन के दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे सरहद पर सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। डोकलाम में फिर चीन ने रची नई साजिश। चीनी गांव और 9 किलोमीटर सड़क की सैटेलाइट तस्वीरों से हड़कंप। उत्तराखंड के चमोली और औली में जबरदस्त बर्फबारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गिरा पारा। और अब खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरोना संकट को लेकर आज पीएम मोदी की अहम बैठक है। राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। 2 ग्रुप में पीएम के साथ आज बैठक होगी मुख्यमंत्रियों की। आपको बता दें कि इससे पहले ग्रुप में सुबह 10 बजे गंभीर संकट वाले राज्य शामिल होंगे। दूसरे ग्रुप में 12 बजे कम प्रभावित राज्य शामिल किए जाएंगे। कोरोना संकट को लेकर अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। वैक्सीन वितरण को लेकर भी बात होगी। जिस तरह से तमाम राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसके बाद पीएम मोदी ने रिव्यू मीटिंग बिठाई है। पहला फेज जो होगा उन राज्यों के साथ होगा जिनमें कोरोना की हालत बेहद खराब है, मरीज बहुत ज्यादा है, मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। और दूसरे फेज में उन राज्यों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पे हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन वहां पे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना का संक्रमण रोकने की तमाम मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इसमें कोई खासी कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दी। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहम बैठक करने वाले हैं और हो सकता है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकें। वहीं कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर सरकारों की ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई है। बिल्कुल, इधर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और असम को आदेश दिया है कि वो 2 दिन में हलफनामा दायर करें और ये बताएं कि कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए। कोर्ट ने कहा कि अगर तैयारी ठीक से नहीं की गई तो दिसंबर में हालात और बदतर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजों ने शादी और भीड़ वाले समारोह करने की इजाजत देने पर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुजरात में दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात हैं। कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि कोरोना को लेकर आपकी पॉलिसी आखिर क्या है। कोरोना के मरीजों का ठीक इलाज नहीं होने और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के शवों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किए जाने पर भी कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। इसमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी डी और जस्टिस MP शाह शामिल हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर आप नेता आतिशी ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार जल्द ही हालात पर काबू पा लेगी। दिल्ली में इतने केसेस होने के बावजूद भी कोविड बेड्स की कमी नहीं हुई है। आज भी दिल्ली में 8000 बेड्स अवेलेबल हैं। आज भी दिल्ली में एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं। आज भी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की कोई कमी नहीं है। कुछ दिनों से आईसीयू बेड्स का मुद्दा आ रहा था, लेकिन हमने केंद्र सरकार को रीच आउट किया है और उम्मीद है कि वो भी कुछ दिन में कुछ आईसीयू बेड्स हमें देंगे। उन्होंने 250 बेड्स का वादा किया था। दिल्ली सरकार ने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सुपरविजन में पिछले 1 हफ्ते में 400 से ज्यादा आईसीयू बेड्स बढ़ाए हैं। तो केसेस बढ़ने के बावजूद भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर वर्कर्स इससे पूरी तरह से कोप करने के लिए तैयार है। और उधर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते यूपी में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ा है। इस तरह से है सर हालात, क्योंकि दिल्ली कितना ज्यादा चिंताजनक हो जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, दिल्ली
हम लोग के लिए बहुत चिंताजनक है और मुझे लगता है कि अगर हम उसका पुराना दिल्ली का जो पहले का इस पिछले 8 महीने का हम हिसाब देखें, मैं उसको देख भी रहा था कि अप्रैल मई में एक पीआईएल के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली में कितने टेस्ट कराए गए थे। उस टेस्ट के दौरान उसी अप्रैल मई जून के अंदर उन्होंने जो जवाब दिया कि जितना प्रतिशत एंटीजन टेस्टिंग उनको करना था उतना प्रतिशत वो नहीं कर रहे थे और काफी बड़ी आबादी, मैंने जब आंकड़ा देखेंगे तो काफी बड़ी आबादी उनकी उसमें छूट रहा था, जिसको हाईकोर्ट ने फिर दोबारा उनसे कहा कि आप इसको क्यों नहीं जांच कर रहे हैं, क्योंकि आपके आंकड़ा से साफ हो रहा है कि आप हर आदमी का टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर एंटीजन टेस्टिंग में उनका ये मानना था कि 50%, 54% उसका पॉजिटिविटी आता है, हम उसको मान के चलेंगे तो बाकी जो हमारा जो नेगेटिव वाले जो होते हैं जिनके अंदर सिम्टम है उनको आपने आरटीपीसीआर नहीं कराया। और उसी अप्रैल मई जून से लेके अगर हम देखेंगे तब से लेके ये जो लापरवाही हो रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, आज उसका ये पूरा इतना भुगतना पड़ रहा है कि इकट्ठा होके इतने सारे लोग, क्योंकि जब आप उनको टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं वो आदमी इन्फेक्टेड होके समाज में घूम रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के 4 जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 15 दिसंबर तक शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सख्ती बरती जाएगी। दुकानें और शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। मास्क न लगाने पर 1000 का जुर्माना होगा। दरअसल बीते एक हफ्ते के दौरान पहाड़ी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ी है, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है और इसी वजह से हिमाचल सरकार ने भी गुजरात की तर्ज पर वहां पे नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। बिल्कुल, और अब तक देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है और अब इस लिस्ट में हिमाचल भी शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पूरे देश को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी को भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। लेकिन क्या इन निर्देशों का वाकई सख्ती से पालन हो रहा है? लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद में क्या है जमीनी हकीकत, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी भी, लेकिन इसके पालन को लेकर लोगों में भारी लापरवाही दिख रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में जब हमारे संवाददाता जय शुक्ला पहुंचे तो वहां बिना मास्क के कई लोग दिखे। जब उनसे इस लापरवाही को लेकर सवाल किए गए तो वो बहाना बनाने लगे। ये बताओ, मास्क वगैरह जरूरी है कि नहीं? इस वक्त जरूरी है भैया। आप लगाए नहीं? खाने पीने रुमाल लगा देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बहाने बता रहे हैं, हालांकि खाने पीने की जरूरत, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। आप बताइए मास्क कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, लेकिन आपने लगाया नहीं है। जी नहीं, ये लगा है। ये मास्क है आपका? अरे मास्क नहीं, अंगोछा है। क्या लगता है कि ये मास्क हम लोग के लिए जरूरी है या सरकार के लिए? सबके लिए जरूरी है। सरकार के लिए तो जरूरी नहीं है। सबके लिए, सरकार क्या हमारे सबके लिए जरूरी है। ये मानते ना आपके लिए जरूरी है? जी जी, तो लगाया करिए भैया। अभी मखार आता है तो अब बिल्कुल यहाँ देख रहे लोग अभी भी बहाने बना रहे हैं। कुछ टैक्सी वाले भी हैं, हालांकि टैक्सी वाले से बात कर। भैया क्या नाम है आपका? कौन टैक्सी चलाते हैं? जी सर। ये बताइए मास्क कितना जरूरी है? मास्क तो जरूरी है सर। आप तो सवारियाँ ढोते हैं। जी जी। तो फिर आपने लगाया नहीं है मास्क? जी रखा है, गाड़ी पे रखा, अभी उतार के से तो भैया कोरोना बचेगा नहीं। नहीं, वो तो बात सही है। लखनऊ की सड़कों पर महज 25% लोग ही मास्क पहने नजर आए, जबकि पुलिस सड़क पर सख्ती बनाए हुए है। कितना लोग मास्क का पालन कर रहे हैं इस वक्त? मास्क का लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन देखने में आया अभी भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अभी नहीं कर रहे हैं। चालान किया जा रहा है इसके लिए, डेली के डेली। चालान के बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। नहीं सुधर रहे हैं। ताजनगरी आगरा में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। आगरा के राजा मंडी बाजार में कोरोना महामारी से बचने के उपायों को लेकर घोर लापरवाही दिखी। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो मानो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कई लोग बिना मास्क के चलते दिखे, जो कोरोना का खतरा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोहन नगर इलाके में कई लोग ऐसे भी दिखे जो मास्क तो पहने हुए थे, लेकिन बस खाना पूर्ति के लिए कैमरा देखते ही मास्क पहन लिए। मैं अगर दिखाऊं तो इधर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, ट्रैफिक पुलिस है, वो ट्रैफिक नियम भी मनवा रही है और साथ साथ उनको बाकी के नियम भी मनवाने। आप देखिए, बात करते करते सामने से एक शख्स आ रहे हैं जो बिना मास्क के आ रहे हैं और हमारा कैमरा देखते ही उन्होंने मास्क पहन लिया। तो हम यही कहेंगे कि आप फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, औपचारिकता भर के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझते हुए मास्क पहने। इस तरह से ना करें कि आप मास्क नीचे पहनकर, नीचे उतार कर चल रहे हैं, बल्कि मास्क को पूरा मुंह और नाक को ढकते हुए पहने, ताकि
आप देश के लिए खतरा ना पैदा करें। तो कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर कोविड महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए जहां एक और सख्ती की जा रही है, वहीं यूपी सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोल दिए हैं। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि वे वहां पढ़ाई का माहौल ही नहीं बना। यूपी में पिछले 8 महीनों से बंद कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल गए हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत कक्षाओं में अधिकतम 50% विद्यार्थी ही रहेंगे। सभी छात्रों के लिए फेस कवर या मास्क पहनना जरूरी है। छात्रों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षक, कर्मचारी और स्टूडेंट को परिसर में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। हमारे संवाददाता ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का जायजा लिया, जो खुल तो गई है लेकिन पढ़ाई का माहौल नहीं है। ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन पढ़ना सब ठीक है, सब कुछ है, लेकिन ऑनलाइन में जो प्रयोगात्मक चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो और ऑनलाइन जो है कभी कभी क्लास कैंसिल भी हो जाती है, कभी कभी अल्लाह ताला हो ही नहीं रहा है। ये सब चीज़ें हैं ऑनलाइन समस्या बहुत है। ऑनलाइन सर खुला तो है, बट पहली टाइप से भी नहीं खुला है। खुला किस लिए? यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट हो रहा है, जैसे दिया जा रहा है, वो आके देन सबमिट कर रहे हैं, और स्टडी तो कुछ हो नहीं रही है यहाँ पे। जैसे वो स्टडी हो तो उसे खुला माना जाता है। अब यहाँ पे इसी भी असाइनमेंट, कुछ बच्चे आ तो रहे हैं यहाँ पे, बट ये कहते हैं कि हम कॉलेज जाने पर सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करके यहाँ पे रुक रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, कुछ अदर सर यहाँ पे कोई सा प्रोसेस है ही नहीं। वाराणसी में भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रौनक लौट आई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ ही यूपी कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रों की चहल पहल से गुलजार रहे। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही हैंड सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया गया। बढ़ती महामारी के बीच कॉलेज तो खुल गए हैं, लेकिन छात्रों को काफी एहतियात बरतना होगा। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, राज्य में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण पर उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली, राजस्थान से आने वाले लोगों के लिए अहम फैसला लिया है। महाराष्ट्र आने के लिए कोविड निगेटिव होना जरूरी है। गुजरात, गोवा से आने वालों पर भी ये नियम लागू होगा। बड़ी खबर का चीन से तनाव के बीच एलएसी पर पहुंचे हैं सेना प्रमुख जनरल नरवणे। सेना की पूर्वी कमान के 3 दिन के दौरे पे हैं, जहां वो सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। बिल्कुल, तो सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे और पूर्वी कमान के 3 दिन के दौरे पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे पहुंचे हैं। एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे, वहां पर विजिट कर रहे हैं। पूर्वी कमान में वो 3 दिन रहने वाले हैं। वहां का जो दौरा है 3 दिन का रखा गया है, और वहां पर सेना की किस तरीके की तैयारी है उसे देखा जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा। और इधर जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह दावा किया गया है कि आतंकी सीमा के अंदर एक सुरंग के जरिए दाखिल हुए थे। सुरंग का एक मोहना भारतीय सीमा में था, जबकि दूसरा मोहना पाकिस्तान की तरफ है। दरअसल पिछले दिनों जम्मू के नगरोटा में हुई मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था, जो इस ट्रक में छिपे थे। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर उस टेरर टनल को ढूंढ लिया है जो सांबा में आतंकियों को घुसपैठ के लिए मदद दे रही थी। जी हां, आपको बता दूं कि हम इस समय पहुंचे हैं सांबा के उसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, और ये रिगाल गांव में बीएसएफ की पोस्ट का फॉरवर्ड इलाका है, और ये वही पाकिस्तान की टेरर टनल है जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना की इंजीनियरिंग विंग ने मिलकर जैश ए मोहम्मद की आतंकियों की घुसपैठ के लिए बनाया था। पहले मैं बाहर से आपको बताऊं, आप देखिए ये सैंडबैग है जो कराची पाकिस्तान की एक सीमेंट कंपनी का है, और इसी सैंडबैग की मदद से इस टनल को बाहर से बंद किया गया था, और इसके अंदर भी इसी तरह के चीजों का इस्तेमाल हुआ है। आप ये देखें, एंग्रो एक कंपनी है जो पाकिस्तान की फर्टिलाइजर बनाती है, और ये भी पाकिस्तान के हैं। ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इसमें लगा था। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो बताएं आपको। ये रस्सी है, जिस रस्सी के सहारे इस टनल से अंदर से यहां तक पहुंचते हैं। पहले मैं अंदर का इलाका आपको बता रहा हूं। ये टनल का मुखाना आप देखेंगे तो लगभग 2 फीट का मुखाना है, क्योंकि आतंकी जो है वो जो उनकी बॉडी जो है एथलेटिक तरह के होते हैं, इसलिए इतनी जगह उनके लिए काफी है। मगर अंदर लगभग 3 फीट के डायमीटर का जो इस सुरंग को बनाया गया है। मैं यहां से अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आतंकी आखिरकार इस टनल के अंदर गए होंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं शूट करें। यहां आप देखें, यहां अगर नीचे जाना है आपको तो आप आराम से इस टनल के बीच जा सकते हैं, और अंदर क्योंकि ये 150 मीटर तक लंबी टनल है, और मैं आपको बताऊं अंदर एक इतनी जगह है कि आराम से आप बैठ सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं और हथियारों को लेकर अंदर आ सकते हैं। जब आप ऊपर तक निकलें उसके बाद आप यहां से इस टनल को
टनल से ऊपर आने के लिए आपको सिर्फ यहां देखें तो सपोर्ट चाहिए और इसी लकड़ी और इस रस्सी की सपोर्ट से फिर आप ऊपर आए। ऊपर आकर यहां से आपको बाहर आना है और इस तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा ये 150 मीटर दूर सिर्फ ठीक दूसरी तरफ आप तारबंदी पे जो लाइटें देख रहे हैं ये पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर है जो सांबा सेक्टर में है और यहीं से तक इसको बनाया गया था। इसके ठीक पार पाकिस्तान की चकबूरा पोस्ट है। चकबूरा पोस्ट वही पोस्ट है जिस चकबूरा पोस्ट पे आतंकी जैश ए मोहम्मद के वो मौजूद थे और शकरगढ़ में ये पड़ती है जहां पर रऊफ लाला, जी हां, मसूद अजहर का भाई जो वहां पे था और वो यहां पर इस जम्मू कश्मीर को ठीक डीडीसी चुनावों से पहले दहलाने की साजिश रच रहा था और इसी साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर नाकाम कर दिया जब बन टोल प्लाजा पर यहां से घुसपैठ करके आतंकियों को बन टोल प्लाजा पर मार गिराया गया और चारों आतंकी ढेर कर दिए गए। और अब बात पाकिस्तान की। पेशावर में पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरकार विरोधी रैली में पीडीएम चीफ मौलाना फजल रहमान ने पीएम इमरान खान को जमकर लताड़ा है। बिल्कुल, और जनता से उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तान में 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पीडीएम को सरकार विरोधी इस रैली को कोरोना के चलते इजाजत नहीं दी गई थी। फिर भी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल और पीडीएम चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने सरकार विरोधी रैली आयोजित की और एक बार फिर दावा किया कि इमरान चुनावों में धांधली से प्रधानमंत्री बन बैठे हैं और इन्होंने पूरे पाकिस्तान की लुटिया डुबो दी। हमने पहले ही दिन ये ऐलान कर दिया था कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई है। तमाम सियासी जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया था और आज वो आवाज आम आदमी की आवाज बनती चली गई और आज ये आवाज पूरी कौम की आवाज है, पूरी कौम की मुत्तफिका आवाज है और आपके जलसों से आज हुक्मरान जमात और उनके पुश्तीबान बौखलाए हुए हैं। आगे बढ़ना है और इनके इस इक़्तिदार के किले को फतह करना है, उनको यहां से जिल्लत और रुसवाई के साथ निकालना है। जंग का ऐलान कर चुके हैं, अब मैदान जंग है, मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। इतना ही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि जिस तरह अमेरिकियों ने ट्रंप की सत्ता को उखाड़ फेंका उसी तरह पाकिस्तान की आवाम सबसे लचर पीएम इमरान खान की कुर्सी छीन लेगी। आज हम इस काबिल नहीं है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात कायम करे। वो हिंदुस्तान जब वाजपेयी वजीर आजम था तो वो पाकिस्तान अब बस के जरिए आया, लाहौर में उतरा, मीनार पाकिस्तान पर खड़ा हुआ, पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पर उसने तस्लीम किया। क्या वजह थी? पाकिस्तान मईशत के लिहाज से मुस्तहकम था और वो पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहता था, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हमसे तिजारत करना चाहता था, लेकिन आज अफगानिस्तान आपसे मायूस है, वो आपके साथ कोई राब्ता करने को तैयार नहीं है। ईरान आपके मुकाबले में हिंदुस्तान की लॉबी में चला गया। और अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कहां पर बिजली बिल में इजाफे का जोरदार विरोध किया गया है। उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं लैब केयर, IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। कोरोना संकट पर एक्शन में पीएम मोदी, आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। दिल्ली में कोरोना से मौतों की रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम, बीते 24 घंटे में फिर 121 मौतें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए नई गाइडलाइंस जारी, दिल्ली, NCR, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वालों को दिखानी होगी RT-PCR रिपोर्ट। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बयान से सियासी अटकलें तेज,
बोले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में होगी बीजेपी सरकार। डोकलाम में फिर चीन ने रची नई साजिश। चीनी गांव और 9 किलोमीटर सड़क की सैटेलाइट तस्वीरों से हड़कंप। और उत्तराखंड के चमोली और औली में जबरदस्त बर्फबारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गिरा पारा। चलिए आगे बढ़ते बात एक और खबर की कर लेते हैं। मुंबई से खबर है जहां बिजली बिल में इजाफे का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। रिपोर्ट देखिए आप जरा। मुंबई में बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने जब कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो मौके पर हंगामा खड़ा हो गया और कुछ कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता की पिटाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका और आरोपी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बीजेपी नेता रंजीत श्रीवास्तव के खिलाफ दलित समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता पर बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के बरखेड़ा में एक जमीन के स्टे मामले में पुलिस ने जमीन मालिक के साथ मारपीट की। पीड़ित शख्स ने दरोगा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। एडवोकेट है, पढ़िए आप पढ़िए, कोई काम नहीं करेगा जब तक आप पार्टी नहीं है। कौन आप पार्टी नहीं है? और कौन है? हमारी पत्नी नाम है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मनचले को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। यहां एक महिला ने आरोपी की पुलिस कर्मियों के सामने ही पिटाई कर दी। राजस्थान के अजमेर में बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी एक शख्स को लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। आरोपी को लोगों ने बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दुकान में भीषण आग लग गई। इस वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया। अरे मेडिकल स्टोर के बगल में प्लास्टिक की दुकान में पेंट वेंट की जो दुकान थी। बिहार विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए जेडीयू के एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा विंटेज कार से पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम ने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, हम उसी संकल्प को साकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेलू वासवे के जज्बे को सोशल मीडिया पर सलाम किया जा रहा है। रेलू गांव में 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोज 18 किलोमीटर नाव चलाकर जाती हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है। यहाँ पीर पंजाल की चोटी, सड़कें, मैदान सभी बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। वहीं मुगल रोड बर्फ की मोटी परत जमने के बाद बंद हो गई है।
अब चलते हैं बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के विधायक ने शपथ के दौरान हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल से इनकार कर सदन में नया विवाद खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने उर्दू भाषा में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द का इस्तेमाल किया। मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असम्बली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और एकजहती कायम रखूंगा और जिस वादे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फराइज दाना तौर पर अंजाम दूंगा। हालांकि उन्होंने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द बोलने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में शपथ लेते वक्त भारत के संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैथिली भाषा में भी यही शब्द आता है, लेकिन उर्दू में शपथ के लिए भारत के बदले हिंदुस्तान लिखा गया है। लिहाजा अख्तरुल ईमान ने कहा कि वो भारत के संविधान के नाम पर शपथ लेंगे, न कि हिंदुस्तान के संविधान के नाम पर। उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आईन लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान बोलते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उर्दू का। हालांकि अख्तरुल की आपत्ति पर प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है। पहले भी उर्दू भाषा में शपथ के प्रपत्र में भारत की जगह हिंदुस्तान ही लिखा रहता था, लेकिन मांझी के आग्रह का भी अख्तरुल ईमान पर कोई असर नहीं पड़ा और वो हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द के उच्चारण पर ही अड़े रहे। तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं न है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में तो हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैंने तो इधर विधानसभा के निकलने के बाद जब एआईएमआईएम विधायक खरतुल इमरान ने इस बारे में पूछा गया तो वो अपनी बात से ही पलट गए और उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें हिंदुस्तान बोलने से कोई परहेज ही नहीं है। विधायक अख्तरुल ईमान के सुर बदल गए। अरे भारत से प्रेम है, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इंडिया से लव है, लेकिन दिक्कत क्या? मैं शपथ खाते वक्त मैंने आसन से संशोधन की बात कही कि आसन से ये है कि चूंकि संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्या ये उचित होगा? आप सुन लिए, एतराज नहीं। मैंने आसन से अध्यक्ष महोदय से कहा कि क्या ये उचित होगा, मैंने ये कहा, इतराज कहां से लगा दिया? आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति हमें कुछ भी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अख्तरुल इमाम की इस टिप्पणी ने शपथ के बाद तूल पकड़ लिया। बीजेपी विधायकों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और यहां तक कह दिया कि अलगाववादी ऐसे ही लोगों को कहा जाता है। अरे ये तुष्टीकरण की नीति पैदा कर भेदभाव करना चाहते हैं, अलगाववादी ताकत इसी के नाम है। कुल मिलाकर पहले ही दिन एआईएमआईएम विधायकों के तेवरों से इतना तो तय है कि बिहार विधानसभा में हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान जैसे मुद्दे हावी रहेंगे। अगली खबर भोपाल से। भोपाल में सीएम शिवराज ने लोगों को अपने हाथों से मास्क पहनाया, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घूम घूम कर कोरोना की तैयारी का जायजा लिया। इस बीच उन्होंने बिना मास्क वाले लोगों को अपने हाथ से मास्क पहनाए। सीएम ने लोगों से दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने 120 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गोपाष्टमी के मौके पर गाय की पूजा की गई। इस मौके पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और बीजेपी विधायक तेजपाल नागर शामिल हुए और उन्होंने भी पूजा की। महाराष्ट्र में पुणे के ग्रामीण इलाकों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। इस दौरान बच्चों से कोविड के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। प्रिया ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसा और ये दावा किया कि ओवैसी की भाषा ठीक वैसी है जैसी कि मोहम्मद अली जिन्ना की थी। Of rabid Islamism and separatism and extremism which Muhammad Ali Jinnah was also speaking, which is why every single vigilant Bharatiya must stand up and fight against this divisive menace, communal politics of Owaisi brothers. That Akbaruddin and Asaduddin Owaisi are speaking about development. They did not let metro come inside old Hyderabad.
they have not let any development come inside old Hyderabad. They have not let new infrastructure projects come inside old Hyderabad. The only thing that they have allowed inside old Hyderabad is Rohingya Muslims. So they have no right to speak about development. The party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place has no right to lecture the BJP on secular values and constitutional values. Every single vote to OIC is a vote against India and everything that India stands for. इधर कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को तोड़ने की साजिश में जुटे हैं। उन्होंने आजाद पर गांधी परिवार के साथ गद्दारी करने का भी आरोप मढ़ा। और इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि कांग्रेस के नेता आम लोगों से पूरी तरह से कटे हुए हैं और पार्टी में 5 सितारा संस्कृति घर कर गई है। आजाद साहब से तकलीफ मुझे जरूर हुई कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन को इस प्रकार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आंतरिक बात पार्टी की नहीं करनी चाहिए थी। हमारी पार्टी मजबूत सशक्त है और आजाद साहब को सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछला चुनाव उन्होंने 15 साल पहले जीता था, तो आज की पॉलिटिक्स के बारे में क्या ज्ञान है वो हम लोग बता सकते हैं जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। जब सरपंच के रहा जिनकी कोई व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट करने के लिए तो खेत में जाना पड़ता था और खेत में के अलार्म रख के सुबह 5 बजे ताकि वहां सभी खेत में गांव में जाते हैं तो हमें कोई न देख ले। ये जब तक आप नहीं करोगे 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे।